नमस्कार। मिस्टर वॉरेन बफेट का जन्म 1930 में यूएस के ओमाहा शहर में हुआ। उनके पिताजी एक स्टॉक ब्रोकिंग फर्म में सेल्समैन का काम करते थे, पर 1929 के ग्रेट डिप्रेशन की वजह से उनकी नौकरी चली गई थी। बाद में अपनी कुछ सेविंग से उन्होंने अपना स्टॉक ब्रोकिंग फर्म शुरू किया। जब बाकी बच्चे खेलकूद का आनंद ले रहे थे, वही वॉरेन को बचपन में नंबर्स के साथ खेलना, बुक्स पढ़ना और छोटी मोटी बिजनेसेस करना पसंद था, और उसमें ही उन्हें आनंद मिलता था, जैसे कि मानो वो उन्हीं चीज़ों के लिए बने थे। जब मिस्टर वॉरेन बफेट 7-8 साल के थे, तब उन्होंने एक बुक पढ़ा था जिसका नाम था 1000 वेज टू मेक $1000, यानी $1000 कमाने के 1000 तरीके। और उस बुक में $1000 कमाने का एक तरीका था पिनबॉल मशीन के बिजनेस का। तो उन्होंने देखा कि एक पिनबॉल मशीन खरीदने के लिए कितने रुपए लगते हैं, और उस मशीन से प्रॉफिट कमाकर और ज़्यादा मशीन्स खरीदने के लिए उन्हें कितना वक्त लगेगा। तो वॉरेन को ये बिजनेस अच्छा लगा, और उन्होंने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर एक पिनबॉल मशीन खरीद ली और उसे एक नाई की दुकान में रख दिया, ताकि जो लोग वेटिंग में होंगे वो टाइम पास के लिए उसे खेल सके। जैसे जैसे उन्हें इस बिजनेस में प्रॉफिट मिलता गया, तो उन्होंने वो प्रॉफिट री इन्वेस्ट करके और ज़्यादा पिनबॉल मशीन्स खरीद ली और उन मशीन्स को अलग अलग नाई की दुकानों में रख दिया। इस तरह अपने इस बिजनेस को बहुत ही अच्छी तरीके से चलाकर वॉरेन ने इस पिनबॉल मशीन के बिजनेस को $1200 में बेचकर बचपन में ही अपने बिजनेस स्किल्स का नमूना दिया। तो 7-8 साल की इतनी छोटी सी उम्र में ही उन्होंने बिजनेसेस करना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने और भी कई सारे छोटे मोटे बिजनेसेस और काम किए, जैसे कि न्यूज़पेपर बांटना, डोर टू डोर जाकर कोका कोला, च्युइंगम, मैगजीन्स बेचना, एट्सेट्रा। हालांकि उनके फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी थी, पर वॉरेन को छोटे मोटे बिजनेसेस करने में मज़ा आता था। 14 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने सेविंग से 40 एकड़ ज़मीन खरीदी थी, और कॉलेज ख़त्म होते होते उनके पास $9800 की सेविंग जमा हो चुकी थी। मिस्टर वॉरेन बफेट के पिताजी वॉरेन को बचपन में फायरबॉल कहते थे, क्योंकि छोटी सी उम्र में ही वॉरेन बहुत सारे छोटे मोटे बिजनेसेस करता था। उनके पिताजी को उन पर बहुत कॉन्फिडेंस था। उन्हें अपने पिताजी से बहुत अच्छा गाइडेंस मिला है, इसीलिए अपने सक्सेस का बहुत सारा क्रेडिट वे अपने पिताजी को देते हैं। उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, जो कि बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, पर उन्हें वहाँ रिजेक्ट कर दिया गया। जिसके बाद वे कुछ दूसरे कॉलेजेस और टीचर्स की इन्फॉर्मेशन चेक कर रहे थे, तब उन्हें पता चला कि मिस्टर बेंजामिन ग्राहम और मिस्टर डेविड डॉड, ये दोनों प्रोफेसर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। मिस्टर वॉरेन बफेट ने इन दोनों का बुक सिक्योरिटी एनालिसिस पहले ही पढ़ चुका था, और उस बुक से मिस्टर वॉरेन बफेट बहुत प्रभावित हुए थे। मिस्टर बेंजामिन ग्राहम और डेविड डॉड से इन्वेस्टिंग के बारे में सीखने के लिए उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का फैसला किया। यह फैसला आगे चलकर उनके लिए एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन साबित हुआ। प्रोफेसर बेंजामिन ग्राहम ने वैल्यू इन्वेस्टिंग की फिलॉसफी बनाई थी। बाद में उन्हें फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग के नाम से भी पहचाना जाने लगा। प्रोफेसर बेंजामिन ग्राहम से वैल्यू इन्वेस्टिंग की फिलॉसफी सीखने के बाद वॉरेन बफेट ने बेंजामिन ग्राहम के पार्टनरशिप फर्म ग्राहम न्यूमैन के लिए फ्री में काम करने की इच्छा व्यक्त की, पर बेंजामिन ग्राहम ने उसे रिजेक्ट कर दिया। और 2 साल बाद बेंजामिन ग्राहम ने वॉरेन बफेट को उनके पार्टनरशिप फर्म में जॉब ऑफर की। अगले 2 सालों तक वॉरेन बफेट ने वहाँ पर सिक्योरिटी एनालिस्ट का काम किया और प्रोफेसर बेंजामिन ग्राहम के साथ काम करके अपनी इन्वेस्टिंग स्किल्स को इम्प्रूव किया। फिर जब 1956 में बेंजामिन ग्राहम रिटायर हो गए, तो उन्होंने अपना पार्टनरशिप फर्म बंद कर दिया, और फिर वॉरेन बफेट वापस अपने होम टाउन ओमाहा चले आए, और वहाँ पर उन्होंने कुछ पार्टनरशिप फर्म शुरू किए। पार्टनरशिप फर्म्स को अब हेज फंड कहते हैं। प्रोफेसर बेंजामिन ग्राहम की वैल्यू इन्वेस्टिंग की फिलॉसफी को फॉलो करके उन्होंने बहुत प्रॉफिट कमाया और जल्दी मिलीनियर बन गए। वैल्यू इन्वेस्टिंग मतलब अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को खरीदना, यानी शेयर्स को उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम प्राइस पर खरीदना। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब स्टॉक की रियल वैल्यू, जिसे कंपनी के एसेट्स, अर्निंग्स, डिविडेंड और अर्निंग पावर जस्टिफाई करते हैं। प्रोफेसर बेंजामिन ग्राहम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करके स्टॉक्स की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते थे। कई बार स्टॉक प्राइस उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे चली जाती है, तो वैल्यू इन्वेस्टिंग में उन स्टॉक्स को खरीदा जाता है जिनकी स्टॉक प्राइस उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम होती है। मिस्टर वॉरेन बफेट ने बर्कशायर हैथवे के शेयर्स पहली बार 1962 में खरीदे थे। तब बर्कशायर हैथवे एक बड़ा टेक्सटाइल यानी कपड़ों का बिजनेस था, और बर्कशायर हैथवे का बिजनेस बहुत खराब परफॉर्म कर रहा था। कंपनी धीरे धीरे एक के बाद एक टेक्सटाइल मिल्स बेच रही थी, और उन पैसों से बर्कशायर हैथवे के शेयर्स रीपरचेज कर रही थी, यानी शेयर होल्डर्स से वापस खरीद रही थी। तो मिस्टर वॉरेन बफेट ने यह सोचकर बर्कशायर हैथवे के शेयर्स खरीदे थे कि बर्कशायर हैथवे का मैनेजमेंट कंपनी बंद करने की प्लानिंग कर रहे हैं, और जब कंपनी अपनी बाकी बची हुई टेक्सटाइल मिल्स बेचेगी तो उन पैसों से कंपनी ज़रूर शेयर्स बायबैक करेगी, और तब मुझे बर्कशायर हैथवे के शेयर्स के लिए अच्छी प्राइस मिलेगी। उन्होंने 1964 तक अच्छी खासी क्वांटिटी में बर्कशायर हैथवे के शेयर्स खरीद लिए थे, और जब बर्कशायर हैथवे ने अपनी और मिल्स बेच दी और उन पैसों से जब बर्कशायर हैथवे के शेयर्स रिपर्चेस करने लगी, तब उन्होंने मिस्टर बफेट से पूछा
कि वो किस प्राइस पर अपने शेयर्स बेचना चाहते हैं। तो उस पर मिस्टर बफेट ने कहा $11.5। तो बर्कशायर हैथवे के मैनेजमेंट ने कहा कि ठीक है, हम $11.5 की प्राइस पर आपसे शेयर्स खरीद लेंगे। पर जब मिस्टर वॉरेन बफेट को शेयर्स खरीदने के लिए बर्कशायर हैथवे से ऑफर लेटर मिला तो उसमें 11.5 नहीं बल्कि $11.375 प्राइस थी, जबकि डील $11.5 की हुई थी। उन्हें बर्कशायर हैथवे के मैनेजमेंट का ये झूठा बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्होंने वो ऑफर तुरंत रिजेक्ट कर दी और बर्कशायर हैथवे के और ज़्यादा शेयर्स खरीदने लगे। जब तक कंपनी का कंट्रोल उनके हाथ में नहीं आता तब तक वे शेयर्स खरीदते रहे और कंपनी का कंट्रोल मिलते ही उन्होंने बर्कशायर हैथवे के उस चीटर मैनेजमेंट को कंपनी से हकाल दिया। वे हमेशा कहते हैं कि इन्वेस्टिंग करते वक्त इमोशंस को दूर रखना चाहिए, पर यहाँ पर उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन इमोशनली ली थी और वे उसे अपनी गलती मानते हैं। इस गलती को बाद में उन्होंने एक सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया। 1969 में उन्होंने अपना पार्टनरशिप्स का बिजनेस बंद कर दिया और बर्कशायर हैथवे के चेयरमैन बन गए। उन्हें कंपनी के टेक्सटाइल बिजनेस में कुछ खास ग्रोथ नहीं दिख रही थी, इसलिए उन्होंने बर्कशायर हैथवे को एक होल्डिंग कंपनी बना दिया। होल्डिंग कंपनी मतलब वो कंपनी जो दूसरी कंपनीज के शेयर्स खरीदती है, यानी दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट करती है और फिर वे बर्कशायर हैथवे के जरिए अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करने लगे, जैसे कि वॉशिंगटन पोस्ट, कोका कोला, गाइको एट्सेट्रा। बाद में उन्होंने कुछ इंश्योरेंस बिजनेसेस को खरीदकर इंश्योरेंस बिजनेस में एंट्री की और कंपनी का टेक्सटाइल बिजनेस बंद कर दिया। मिस्टर वॉरेन बफेट ने सिर्फ 11 साल की उम्र में पहली बार स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया था। वे कहते हैं कि मैंने 11 साल की उम्र में पहली बार स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया था और तब तक मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा था। उनके पिताजी के स्टॉक ब्रोकिंग के ऑफिस में बहुत सारी इन्वेस्टिंग से जुड़ी किताबें थी, तो वॉरेन ने वो सारी किताबें पढ़ ली थी, जिससे उन्हें इन्वेस्टिंग की जानकारी मिली और इन्वेस्टिंग में उनकी रुचि बढ़ने लगी। उन्होंने अपनी सबसे पहली इन्वेस्टमेंट सिटीज सर्विस नाम की कंपनी में की थी। उन्होंने अपने लिए और अपनी सिस्टर के लिए सिटीज सर्विस के शेयर्स $38 की प्राइस पर खरीदे थे। वॉरेन ने खरीदने के बाद सिटीज सर्विस का स्टॉक $30 के भी नीचे चला गया और कुछ टाइम बाद फिर $40 पर आ गया। तो वॉरेन ने $40 की प्राइस पर सिटीज सर्विस के शेयर्स बेच दिए। बाद में वो स्टॉक $200 तक चला गया। तो उस पर मिस्टर बफेट कहते हैं कि उनकी पहली इन्वेस्टिंग से उन्हें इन्वेस्टिंग में पेशेंस यानी सब्र कितना इंपॉर्टेंट है इसकी सीख मिली। इसलिए मिस्टर बफेट बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट के शेयर्स 1973 से खरीदना शुरू किया था, जिन पर उन्हें 9000% से ज़्यादा रिटर्न मिला है और ऐसी बहुत सारी कंपनीज में उन्हें थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स % रिटर्न मिले हैं। वे किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने को उस बिजनेस को खरीदने जैसा देखते हैं, इसलिए वे उन्हीं बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं जो उन्हें समझते हैं, क्योंकि उन्हें वो बिजनेस पूरी तरह से समझेगा तभी वे उस बिजनेस का इन-डेप्थ एनालिसिस कर पाएंगे। 1988 से उन्होंने कोका कोला में इन्वेस्ट करना शुरू किया और कोका कोला के लगभग 7% स्टेक्स खरीद लिए थे। अभी भी उन्होंने कोका कोला के शेयर्स होल्ड करके रखे हैं। वे खुद कोक के बहुत बड़े फ़ैन हैं और डेली 5 से 6 कैंस कोक पीते हैं और मजाक में कहते हैं कि मेरी बॉडी में 25% कोक है। इन्वेस्टमेंट से मिले प्रॉफिट्स और डिविडेंड्स को वे और बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं। उनकी सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि कोका कोला, वॉशिंगटन पोस्ट और रिंगलेस च्युइंगम, इन बिजनेसेस को वे बचपन से जानते थे। वे बचपन में वॉशिंगटन पोस्ट न्यूज़पेपर बांटते थे और कोका कोला और रिंगलेस च्युइंगम बेचते थे, जिसकी वजह से उन्हें उन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, उनका बिजनेस, उनके कस्टमर्स की लॉयल्टी, इन सब के बारे में बहुत जानकारी थी, जो आगे उन्हें इन्वेस्टिंग करते वक्त काम आई। प्रोफेसर बेंजामिन ग्राहम ने अपने बुक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में कहा है कि इन्वेस्टिंग इज मोस्ट इंटेलिजेंट व्हेन इट इज़ मोस्ट बिजनेस लाइक। तो मिस्टर बफेट कहते हैं कि ये 9 शब्द इन्वेस्टिंग पर लिखे गए सबसे इंपॉर्टेंट शब्द हैं। मिस्टर वॉरेन बफेट ने प्रोफेसर बेंजामिन ग्राहम और फिलिप फिशर इन दोनों के फिलॉसफीज़ को फॉलो किया है। वे कहते हैं कि मैं 15% फिलिप फिशर हूँ और 85% बेंजामिन ग्राहम हूँ। प्रोफेसर बेंजामिन ग्राहम की फिलॉसफी कहती है कि जब स्टॉक अंडर वैल्यूड होता है यानी कम वैल्यूएशन पर अवेलेबल होता है तब उसे खरीदो। और मिस्टर फिलिप फिशर की फिलॉसफी कहती है कि क्वालिटी बिजनेसेस में इन्वेस्ट करो। तो मिस्टर बफेट ने इन दोनों की फिलॉसफीज़ को ऐड किया और अपनी खुद की फिलॉसफी बना दी, दैट इज़ क्वालिटी बिजनेसेस जब अंडर वैल्यूड होते हैं तब उन्हें खरीदो। उन्होंने अपनी ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट्स रिसेशन पीरियड में और जब कंपनी कोई वन टाइम प्रॉब्लम फेस कर रही होती है तब की है, क्योंकि तब उन्हें स्टॉक्स लो वैल्यूएशन पर खरीदने मिलते हैं। उनकी कंपनी बर्कशायर हैथवे आज 60 से भी ज़्यादा कंपनीज ओन करती है। इन्वेस्टिंग में वे हमेशा इन 2 रूल्स को फॉलो करते हैं। पहला रूल है नेवर लूज मनी और दूसरा रूल है नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। वे अपने बिजनेस पार्टनर मिस्टर चार्ली मंगर को भी अपने सक्सेस का क्रेडिट देते हैं और उनकी तारीफ करते वे कभी नहीं थकते।
दिन में 5 से 6 घंटे से ज़्यादा वक्त वे पढ़ने में बिताते हैं। वे अब 87 साल के हैं और आज भी बिजनेस और इन्वेस्टिंग करते वक्त लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं। वे बचपन में ही अपनी बहन से कहते थे कि मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनने वाला हूँ, और 2008-2009 में वे कुछ महीनों के लिए दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए थे। और कई सालों से दुनिया के रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में वे लगातार दूसरे या तीसरे पायदान पर बने रहे हैं। इतने अमीर होने के बावजूद भी वे उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में खरीदा था। वे अपनी कार भी खुद ही चलाते हैं। साल 2000 से वे $46 बिलियन दान कर चुके हैं और वे दुनिया के सबसे चैरिटेबल व्यक्ति हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि उनके पास इतना सारा पैसा है तो उन्हें इस उम्र में काम करने की क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों, वे बिजनेस अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नहीं करते। बिजनेस और इन्वेस्टिंग उनका जुनून है और उसे वे डीपली एंजॉय करते हैं और उसे जीते हैं। उन्होंने अपना 90% से ज़्यादा पैसा 50 साल की उम्र के बाद कमाया है। उनके लिए एज तो बस एक नंबर है। 87 साल की उम्र में भी वे बर्कशायर हैथवे के बिजनेस को उसी बाखूबी से चला रहे हैं। अगर आपको मिस्टर वॉरेन बफेट